जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली गुड। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की तैयारी अपने अपने लेवल पर आप लोग अपनी अपनी प्लानिंग के अनुसार जो है ज़रूर बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और अगर किसी भी कारणवश आपको ऐसा लगे कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल की ज़रूरत है, आप अपने आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और वहाँ पर मेरी उस वीडियो को देखिएगा। मैंने आज से 15-20 दिन पहले उस वीडियो को जो है बहुत अच्छे तरीके से अपलोड किया था और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई थी कि लास्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024। तो उस वीडियो को देख के भी आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी उसके अनुसार जो है आप चल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं मुलाकात कर रहा हूं आपसे। हमारी नई टॉपिक की सीरीज जो है लगातार चल रही है। इससे पहले मैं 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं इस सीरीज में। आप देख सकते हैं ये कौन से नंबर का लेक्चर है। ये 9th नंबर का लेक्चर है इस सीरीज में। लास्ट जो 8th नंबर का लेक्चर हुआ था वहां पर भी मैंने यूनिट 6 के ही टॉपिक को उठाया था। और शुरू के जो 7 लेक्चर हुए थे वहां पर मैंने यूनिट नंबर 1 में जितने भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो थोड़े से जटिल हैं, समस्या दे रहे हैं, उन सबको विद थ्योरी प्लस एमसीक्यूज अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। आज देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक मैं यहां पर जो है आपके साथ कवर करने वाला हूं। तो 9th नंबर का लेक्चर है सीरीज में और यूनिट नंबर 6 को मैं यहां पर टारगेट कर रहा हूं। यूनिट नंबर 6 में एमसीक्यूज में लेके आया हूं आपके लिए। और टॉपिक क्या कहता है? टॉपिक कहता है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको ना एक चीज जो है बताना चाहूंगा जिसे आप खुद भी सर्च कर सकते हैं अपने लेवल पर। जानकारी आपको भी पूरी प्रॉपर जो है होनी चाहिए। अगर आप आज की डेट में गूगल पर डाल देते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो आपको गवर्नमेंट, जो एमपी गवर्नमेंट है, उन्हीं की तरफ से एक पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। और उस पीडीएफ का नाम ही है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 रोड मैप। जी हाँ, वो एक ऑफिशियल पीडीएफ है और वो सबसे बेहतरीन कंटेंट है जो मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑटोमेटिकली एस्पिरेंट्स को दिया हुआ है कि पीडीएफ डाउनलोड करो और जबरदस्त तरीके से आप उसको जो है पढ़ना चालू करो। और उस पीडीएफ में टोटल कितने पेज हैं पता है? उस पीडीएफ में टोटल 140 के आसपास पेज हैं। अब स्टूडेंट को समस्या क्या हो रही है कि सर 140 पेज कैसे पढ़ने बैठे। और मैंने जनरली देखा भी था कि अगर उन स्टूडेंट्स को हम डायरेक्टली उन 140 पेज की पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं तो मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा, पीडीएफ तो पढ़ाई जा रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे आएगा। मेन तो सारी समस्या प्रीलिम्स में किस बात की है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। बॉस ये बताओ, पीडीएफ मत पढ़ाओ। पीडीएफ तो हम पढ़ लेंगे क्योंकि ज्यादा जटिल चीज नहीं है, सिंपल टॉपिक्स हैं। तो आपकी ये सारी टेंशन को दूर करने के लिए इस वीडियो के अंदर ये जो नया टॉपिक हमारा ऐड हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर बेस्ड आपके लिए टॉप बेस्ट बिल्कुल 1 नंबर एमसीक्यूज लेके आया हूं। पूरी 140 पेज की पीडीएफ खंगाल के बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ ली है। उसमें जितने भी क्वेश्चन जहां कहीं से भी बन सकते थे उठा उठा कर, चुन चुन कर इस वीडियो में सारे क्वेश्चन समेट दिए हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का लेक्चर नंबर 9, जहां पर टॉपिक है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और उसके बेहतरीन से बेहतरीन एमसीक्यूज। ठीक है, सीरीज का नाम ऊपर लिखा है, टॉपिक का नाम यहां लिखा है, क्वेश्चन नंबर वहां पर आता जाएगा। सब व्यवस्थित है, स्क्रीन पे देखते चलिए। बिल्कुल तड़ातड़ तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आत्मन एमपी 2023। ये उस पीडीएफ का नाम है जो पीडीएफ आपको गूगल से डाउनलोड होगी ना, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की। उस पीडीएफ का नाम भी इनफैक्ट उन्होंने यही डाला हुआ है। तो आत्मन MP@23, ये जो पूरा रोड मैप बनाया गया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को जो हासिल करने के लिए, जो पूरा रोड मैप बनाया गया है, इस रोड मैप को आखिर कौन से साल में लॉन्च किया गया था। यानी कि आप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना चाह रहे हो, उसके लिए आपने कोई ना कोई रणनीति बनाई होगी, कोई ना कोई रोड मैप आपने बनाया होगा। तो ये पूरी रणनीति, ये पूरा रोड मैप आखिर मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया कब था। तो दोस्तों, ऑप्शंस देखते हैं। क्या 2023 में लॉन्च किया है, क्या 2022 में लॉन्च किया है, क्या 2021 में लॉन्च किया है, या फिर 2020 में लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। जी हां, कोविड के दौरान जब पूरे हिंदुस्तान में
आत्मनिर्भर भारत को बनाने की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तो उसी टाइम पे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी 2020 के अंदर अपना एक रणनीति तैयार करी, अपना एक रोड मैप तैयार किया कि कैसे हम मध्य प्रदेश को आने वाले 3 सालों में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ठीक है, तो 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। बहुत शानदार और बहुत ही सटीक ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, आइए देखिए। यह आपका प्रश्न नंबर 2 है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, आत्मनिर्भर एमपी 2023, ये जो रोड मैप तैयार किया गया था, आखिर ये कितने सालों के लिए, आखिर ये कितने वर्षों के लिए तैयार किया गया था? तो पहली बात तो बताओ, ये रोड मैप कौन से साल में तैयार किया गया था? 2023 लिख दिया, 2023 में नहीं। ये रोड मैप कब तैयार किया गया था? ये रोड मैप 2020 में तैयार किया गया था। अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले ही हम लोग पढ़ के आए हैं। और इस रोड मैप का नाम क्या है? @2023। तो आप ऑटोमेटिकली लगा लो कि कितने साल के लिए रोड मैप बनाया होगा। 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए या 2 साल के लिए? तो जी हां दोस्तों, सही आंसर जो है वो है 3 साल। यानी कि 2020 में हमने एक प्रण लिया, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक प्रण लिया कि उनको आने वाले 3 वर्षों में पूरे से पूरा प्रयास कर रहा है कि हम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर की सीढ़ी पर लाके खड़ा कर सकें। इसी प्रकार से इस रोड मैप को तैयार किया गया 2020 में, और टोटल कितने सालों के लिए तैयार किया गया? तो टोटल 3 ईयर्स के लिए जो है इसको रेडी किया गया। तो इस प्रकार से भी एक प्रश्न जो है आपका यहां पर बन सकता है। उसके बाद आगे जो है देखते हैं, आगे कौन सा प्रश्न हमारा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है कि ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जो पूरा रोड मैप बनाया गया है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है। ये शब्द आपको याद रखना है, इंग्लिश में और हिंदी में ये शब्द एज इट इज सेम टू सेम रहेगा, बिकॉज यही वर्ड जो है वो ऑफिशियली यूज किया जा रहा है। तो इस पूरी कहानी में आत्मन एमपी @23, यहां पर ये जो ए है, सबसे पहला वाला ये जो ए है, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब आत्मनिर्भर है? क्या इसका मतलब एस्पिरेशन है? क्या इसका मतलब अराइज है? या फिर इसका मतलब आकांक्षा है? वापस से मैं कह रहा हूं कि ये सारा इंग्लिश में ही आएगा। इसकी जो हिंदी वाली फाइल सरकार ने लॉन्च करी है उसमें ये नाम भी इंग्लिश में है और इसके जो वर्ड्स की जो फुल फॉर्म है वो भी इंग्लिश में है। तो उसको डिजाइन ही बिल्कुल वैसे किया है। तो अब यहां पर कंफ्यूजन पता है क्या होगा? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ए का मतलब आत्मनिर्भर 90% जनता, इसी पर टिक लगा के आ जाएगी। लेकिन ये जो आत्मन जो पूरा फुल फॉर्म है, इसमें यहां पर जो ए का मतलब पता है क्या है? यहां पर ए का मतलब है दोस्तों एस्पिरेशन। जी हां, ए का मतलब यहां पर ये वाला ए आत्मनिर्भर नहीं है, ये वाला ए क्या है? एस्पिरेशन है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को जब हम कंबाइन करेंगे तब हम आत्मनिर्भर के टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। तो वहां से हमको आत्मनिर्भर कहना है, ना कि इस ए का मतलब आत्मनिर्भर है। इज इट क्लियर? चलिए, तो ए का मतलब आपको समझ में आ गया। ए का मतलब क्या है? एस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, वापस से ये वर्ड जो ऑफिशियल वर्ड है ये वहीं का वहीं अपना सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो अगला शब्द है टी, उसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब तथागत है? क्या इसका मतलब ट्रांजिशन है? क्या इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है? क्या इसका मतलब ट्रस्ट है? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाओगे, बदलाव नहीं लाओगे, तब तक सीधी सी बात है आत्मनिर्भर का जो आपने उद्देश्य बनाया है वो कभी हासिल नहीं हो पाएगा। तो यहां पर टी का मतलब क्या है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि ये जो वापस से वही औपचारिक शब्द आपके सामने है, मैंने पूरा प्रयास किया है कि कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो मैं यहां पर मिस करूं, सारा सा सारा कवर करके चलूं आपके लिए। अब इस शब्द में जो एम का मतलब है, वो एम का मतलब आपसे पूछ सकता है, मतलब खूब डिटेल में हम चले गए। एम का मतलब पूछ सकता है। एम का मतलब क्या है? मिशन है, मस्ट है, मैन मेड यानी कि मानव निर्मित है, या मदरलैंड यानी कि मातृभूमि है। तो लोग मदरलैंड पर भी टिक लगा सकते हैं, ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। दोस्तों यहां पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिशन। ठीक है, तो हमारा एस्पिरेशन है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन लाएं
और यही हमारा मिशन है। ठीक है, तो M का मतलब यहां पर क्या है, मिशन से है। तो ये हमारा क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद आगे हम देखते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक जानकारी दे दूं, मैंने बीच में जानकारी लगा ही ली थी कि जैसे ही मुझे मौका मिले मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो आप मुझे देख सकते हैं कि यहां पर एक कंप्यूटर की स्क्रीन है, कंप्यूटर मॉनिटर का नाम भी नीचे लिखा है, कंप्यूटर की स्क्रीन है और यहाँ पर लेक्चर चल रहा है और मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो है लेक्चर चल रहा है, तो मैं वो पढ़ा रहा हूँ। ये जो पूरा कोर्स है ना, जैसे मैं ऑफलाइन में लेक्चर्स लेता हूँ, बिल्कुल वही ऑफलाइन का लेक्चर हमारे ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। पिछले साल 2030 में हमने कंप्लीट मेंस के अंदर 800 लेक्चर पढ़ाए थे। जी हां, कितने, 800 लेक्चर्स। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप कोर्स को बिना परचेस करे 2023 वाले कोर्स में जाके देख सकते हो। ये कोई छुपाने की बात नहीं है, 800 से भी ज्यादा लेक्चर्स हैं कंप्लीट मेंस के। बिल्कुल उसी तर्ज पर, बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी पर 2024 में भी हमने ये मुहिम चालू कर दी है। 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 365 दिन के अंदर नए सिलेबस के अनुसार निचोड़ के हर एक चीज सिलेबस की घोल के पिलानी है। एमपीपीएससी मेंस कोर्स 2024 सिलेबस है, नए सिलेबस पर आधारित है। क्लासेस कैसी मिलेंगी, बेस्ड ऑन ऑफलाइन क्लासेस। जो ऑफलाइन क्लास में है बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। आप अपने घर पर टीवी हो, स्मार्ट टीवी, उस पर देख सकते हो, लैपटॉप है, लैपटॉप पे देख सकते हो, कंप्यूटर की स्क्रीन है, कंप्यूटर पे देख सकते हो, मोबाइल पे देखना चाहो मोबाइल पे देख सकते हो, टैब पे देखना चाहो टैब पे देख सकते हो। ऐसा ही लगेगा जैसे कि मान के चलो ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे हो। वर्तमान में इस कोर्स का प्राइस 9999 है। हमेशा एक टीचर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता है, जो भी संभव मुमकिन हो सकता है, जितना भी रेंज के विदिन होता है। तो एक डिस्काउंट कूपन इस पर है, जो मैं पहली बार शायद अपने किसी YouTube लेक्चर पे बता रहा हूं। आपको सिर्फ एक प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा, AKS 2024। जैसे ही आप ये प्रोमो कोड ऐप में कोर्स परचेज करते टाइम डालेंगे, इस अमाउंट में से 1500 खटाखट माइनस हो जाएंगे और आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो विद 2 इयर्स ऑफ वैलिडिटी। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, सब चकाचक सब मिलेगा आपको इसके अंदर, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग। ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जानकारी आपको मैंने दे दी और कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं लेक्चर, तो और ज्यादा मजा आ जाता है। आजकल हर व्यक्ति के पास किसी ना किसी तरीके से कंप्यूटर, लैपटॉप की व्यवस्था हो ही जाती है, ना हो तो मोबाइल जिंदाबाद है ही। अब दोस्तों ये वापस से देखो, औपचारिक शब्द वापस आ गया। आप कह रहे हो कि सर इसी शब्द के पीछे पड़ गए क्या? भाई मैं क्या करूं, वो शब्द ही इतना खास है, उस शब्द में ऐसा ही कहीं आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कहोगे सर आपने कवर नहीं कराया, इसीलिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। ये वाला जो आप एन देख रहे हो ना, बड़ा वाला एन, इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। सुनने में तो ऐसा लगता है आत्मनिर्भर, तो ना से निर्भर लगता है, तो एक ऑप्शन तो वही है। क्या यहां पर एन का मतलब निर्भर है, या फिर निश्चय है, या फिर नियोजन है, या फिर नीति है? तो दोस्तों यहां पर एन का मतलब निर्भर तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर जो एन का मतलब है वो है क्या है? वो है नीति। यानी कि नीति के साथ काम करेंगे तो आज नहीं तो कल जो हमारा आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य है वो जरूर हमारा हासिल होगा। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, यहां पर हर एक कीवर्ड का मतलब अपना अलग है और सारे कीवर्ड्स को जोड़ दोगे तब आप अपने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे। उन्होंने शॉर्ट फॉर्म ऐसा डिजाइन किया है कि आपको पढ़ने में ऐसा लगे पहली दफा कि ये तो आत्मनिर्भर का ही शॉर्ट फॉर्म है, बट ऐसा नहीं है। हर शब्द का अपना एक अलग मतलब है। एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, नीति। एन का मतलब नीति है, निर्भर नहीं है। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। तो ये हमने पूरे शब्द की यहां पर ये पोस्टमार्टम कर दिया है, इसका कुछ भी छोड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है दोस्तों हमारे सामने, क्वेश्चन की झड़ी लगी हुई है। तो देखते हैं क्या कहा गया है। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कब तक? 2023 तक। वो कौन से स्तंभ हैं, वो कौन से पिलर्स हैं जो शामिल किए गए हैं, जिनकी पहचान की गई है, जिनकी आइडेंटिफिकेशन किया गया है? तो इस क्वेश्चन में ये उन पिलर्स की संख्या पूछ रहा है कि भैया तुम 2023 तक आत्मनिर्भर बनना चाहते हो तो तुमने अपनी रणनीति में कुछ ना कुछ पिलर, कुछ ना कुछ स्तंभ तो बनाए होंगे। तो वो तुमने कितने स्तंभ बनाए हैं? नाम भी बताऊंगा उन पिलर्स का, लेकिन वो टोटल संख्या कितनी है उनकी,
क्या वो 3 पिलर बनाए हैं, क्या वो 4 पिलर बनाए हैं, क्या वो 5 पिलर बनाए हैं या 6 पिलर बनाए हैं? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 4 पिलर। टोटल 4 पिलर्स हमने सेलेक्ट करे हैं जिनके बेसिस पर हम अपने मध्य प्रदेश को 2023 तक आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे थे। ओके, और जैसे ही आत्मनिर्भर बनाने की बात पूरी होती उससे पहले ही पटवारी घोटाला हो गया और जो बेचारे बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके विश्वास की सरकार ने धज्जियां उड़ा दी। मतलब इससे ज्यादा गलत कुछ हो ही नहीं सकता। जब भी नया सीएम चुना जाता है तो ना जाने लोगों की जो आकांक्षा है, जो ना जाने लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो बड़ी तेजी से स्काई रॉकेटिंग तरीके से ऊपर जाती है जब भी कोई नया व्यक्ति चुना जाता है। हम भूल जाते हैं कि आफ्टर ऑल है तो वो एक नेता ही, वो क्यों जनता की उतनी भलाई के बारे में सोचेगा। लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं और हम लोग हर बार मान लेते हैं कि कुछ तो भला होगा। जो नए सीएम साहब आए हैं या जो नए पीएम साहब आए हैं कुछ तो भला करेंगे, और ऐसी ही हमारी उम्मीद थी कि जो पटवारी घोटाला हुआ है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नए सीएम साहब भी आए लेकिन जो परिणाम निकला वो बिल्कुल उल्टा ही निकला। बच्चे जो पटवारी के घोटाले को जो टॉपर ये नहीं बता पा रही थी कि देश की राजधानी दिल्ली है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वो मध्य प्रदेश की राजधानी को दिल्ली बता रही थी। ऐसे लोगों को पटवारी में टॉप करवा के 10-10, 15-15 लाख रुपए दे दे के सब लोगों के साथ विश्वासघात किया, सारे एस्पिरेंट्स के साथ विश्वासघात किया और बहुत ही दुख हुआ। तो आत्मनिर्भर बनाने की हम बात कर रहे हैं 2023 तक और यहाँ पर इतने बड़े बड़े पटवारी घोटाले हो रहे हैं। तो यार आप ये मतलब बहुत अजीब सी चीज है जो इस समय देश में चल रही है। किसी भी चीज की अति बहुत बेकार होती है और ये अति का सा ही एक जमाना चल रहा है, दौर चल रहा है। ठीक है, तो टोटल 4 पिलर हैं जिनके ऊपर हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात लगातार कर रहे हैं। आओ इनके नाम बताता हूं जरा मैं आपको, लेकिन वो भी मैं एक क्वेश्चन के अंदाज में आपको इनके नाम बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 के लिए जितने स्तंभ चुने गए, जितने पिलर चुने गए, इनमें से कौन सा वो पिलर नहीं है। हम सब जानते हैं कितने पिलर चुने गए, 4। तो इनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा है जो उन 4 पिलर का हिस्सा नहीं है। देखते हैं पहले तो पॉइंट क्या क्या है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अधोसंरचना, एआई इंप्लीमेंटेशन यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यान्वयन, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा, उसके बाद इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि अर्थव्यवस्था और रोजगार। तो 4 पॉइंट हमारे सामने है, गलत वाला हमको पहचानना है। तो दोस्तों जो इसमें गलत वाला है वो है एआई इंप्लीमेंटेशन यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्रियान्वयन। जो 4 पिलर हैं उन चारों के नाम सुन लो अब आप। पहला पिलर तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब भौतिक जो आधारभूत संरचना है उसको हमको मजबूत बनाना है। दूसरा हेल्थ एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत बनाना है। तीसरा इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि अर्थव्यवस्था और रोजगार को बेस्ट से बेस्ट बनाना है। और चौथा जो सही पिलर है वो है दोस्तों शासन यानी कि गवर्नेंस। तो यहां पर जो शब्द आना चाहिए था वो आना चाहिए था गवर्नेंस। अगर गवर्नेंस होता तो चारों के चारों पिलर के नाम सटीक सही होते। अब इससे लेकिन हुआ क्या कि चारों पिलर के नाम आपको पता चल गए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। मतलब जो गलत लिखा है वो ये लिखा है। एआई जैसी कोई बातचीत नहीं हुई, इसका कोई पिलर नहीं बनाया गया, इसका कोई स्तंभ नहीं बनाया गया। चलिए जी आगे प्रस्थान करते हैं, आगे प्रस्थान करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न हमारे लिए इंतजार कर रहा है। ओके, लेट्स चेक दिस आउट। ओह वाओ, व्हाट अ नाइस क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का जब रोड मैप बनाया जा रहा था, जब इसकी रणनीति बनाई जा रही थी, उस समय नीति आयोग से मदद ली गई थी। किससे मदद ली गई थी? नीति आयोग से। तो उस समय नीति आयोग के सीईओ कौन थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थे, यह आपको बताना है कि जब मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा था, 2020 में रणनीति बनाई जा रही थी, तब नीति आयोग के सीईओ कौन थे। तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। नरेंद्र मोदी जी, या फिर BVR सुब्रमण्यम, या फिर अमिताभ कांत, या फिर सुमन बेरी। तो दोस्तों यहां पर जो सही उत्तर है वो है अमिताभ कांत। जी हां, क्योंकि 2020 की बात हो रही है, 2020 में बनाई गई थी ये आत्मनिर्भर एमपी
2023 रोड मैप। तो उस समय नीति आयोग के सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत। अगर वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ आपसे पूछ ले तो वो भी आप जान लो। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ ये भाई साहब हैं, सेकंड पॉइंट के, BVR सुब्रमण्यम। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन। क्योंकि जब मैं इसका पूरा रोड मैप की पीडीएफ पढ़ रहा था तो वहां पर अमिताभ कांत इनका नाम बहुत बार बार आ रहा था। तो व्यक्ति वर्तमान का नीति आयोग का सीईओ पढ़ ले और टिक लगा के आ जाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय वर्तमान वाले नहीं थे, उस समय अमिताभ कांत थे नीति आयोग के सीईओ। ओके, अच्छा चलो आगे देखें। आगे क्या कहता है कि यार यहां पर कुछ सिस्टम के नाम दे रखे हैं, TCMS, RAMS, RCMS, और नीचे जो छिप गया है वो TRMS है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि बॉस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 के अंतर्गत इनमें से वो कौन सा सिस्टम है जिसको बनाया गया है ताकि जो सड़कें हैं मध्य प्रदेश में, जो रोड्स हैं मध्य प्रदेश में, उनकी टेक्निकल कंडीशन का असेसमेंट किया जा सके, यानी कि उनकी तकनीकी स्थिति का आकलन लगाया जा सके। मतलब टेक्निकली जो भी जितनी भी सड़कें मध्य प्रदेश में हैं, हम उनके टेक्निकल कंडीशंस को जान सके कि भैया कैसी कैसी हालत इनकी चल रही है। तो उसके लिए एक सिस्टम तैयार किया गया था इस पूरे रोड मैप में। क्या है वो? देखो, सोचो, दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आ रहा तुक्का लगाओ। लेकिन जो फिलहाल इसका सही आंसर है दोस्तों वो है RAMS, जिसका फुल फॉर्म है रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि मैं वो पीडीएफ 140 पेज की पीडीएफ लिया था और यहां पर उस 140 पेज की पीडीएफ को ओपन कर देता, यार आप भी बोर हो जाते, मैं भी बोर हो जाता, निष्कर्ष कुछ निकल के नहीं आता कि प्रीलिम्स में आखिर आएगा क्या। तो इसीलिए बेटर है कि वो जो समय लेने वाला काम है वो मैंने कर लिया है ऑलरेडी 1-2 दिन लगा के। अब आप पूरा आनंद उठाओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें से बनेंगे। ठीक है, तो रोड्स की टेक्निकल कंडीशंस को पता लगाने के लिए जो सिस्टम तैयार किया गया है उसका नाम है रैम्स, यानी कि रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ऑल राइट, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। कौन से नंबर के क्वेश्चन पे आ गए भैया? क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं हम लोग। अब सुनो, एक बहुत अच्छी चीज बनाई कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023, ये शब्द तो मैं आज बोलता रहूंगा इस लेक्चर में, तो आप परेशान मत होइएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का जो रोड मैप बनाया गया तो उसमें एक बात कही गई कि मॉनसून के दौरान, जब मध्य प्रदेश में मॉनसून आता है तो मॉनसून के दौरान हम लोग मध्य प्रदेश में टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ये बढ़ावा देने के लिए कौन सा इनिशिएटिव, यानी कि कौन सी पहल को अपनाया गया, उसका नाम चुनना है। मॉनसून में सफर, क्या ये है? मॉनसून में पर्यटन, क्या ये है? बफर में पर्यटन, क्या ये है? या फिर बफर में सफर, क्या ये है? क्या लगता है आपको? मन में सोचिए, अंदाजा लगाइए, आंसर देने का प्रयास करिए। तब तक मैं इसका सही आंसर बता देता हूं दोस्तों। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बफर में सफर। अब ये क्या हो गया? बफर में सफर क्या होता है? क्या ये खाना खाने वाला बफर है? नहीं, वो खाना जो खाते हैं ना अपन खड़े होके, वो बफर नहीं होता, वो बफेट होता है, बफेट। उसको हम बूफे कहते हैं। ये बफर अलग चीज है। जब भी हम किसी नेशनल पार्क में या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं तो उसमें एक जोन ऐसा होता है जिसमें हम घूम फिर सकते हैं और हमको जानवर वगैरह भी दिख जाते हैं। तो बेसिकली उसी जोन को हम लोग जो है बफर जोन कहते हैं। तो जब हम नेशनल पार्क के उस बफर जोन में घूमते हैं, सफर करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बफर में सफर। आप पचमढ़ी जाएंगे, पचमढ़ी में वहां पर जिप्सी वगैरह चलती हैं, तो वहां पर भी ये चलता है बफर में सफर। तो ये वही इनिशिएटिव है, बफर में सफर करो और पर्यटन को खूब बढ़ावा दो, और पर्यटक भी खुश होंगे और देश, और जो हमारा मध्य प्रदेश है वो पैसा भी कमा सकेगा। तो पहल का नाम दोस्तों क्या है? पहल का नाम है बफर में सफर। ओके, अच्छा आगे देखें, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन की झड़ी लगी हुई है, कोई कंजूसी नहीं करी है क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार की। देखते हैं भाई। दीनदयाल रसोई योजना का नाम मैं समझता हूं आपने सुना होगा। कम पैसों में, कम कीमत में गरीबों का पेट भरने का तरीका है। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में
दीनदयाल रसोई योजना का जो फायदा है उसको बढ़ाना चाहते हैं, और इसको बढ़ाने के लिए हमको नए सेंटर ओपन करने पड़ेंगे, तभी ज़्यादा लोगों तक खाना पहुंचा पाएंगे। तो कितने नए सेंटर ओपन करने की बात की गई है? 500, 100, 200 या 1000? तो दोस्तों जो इसमें सही आंसर है वो है 100, यानी कि 100 सेंटर्स ओपन करने की बात की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 100 नए सेंटर्स ओपन होंगे तो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक खाना जो है पहुंच पाएगा। उसके बाद देखो, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023, इसके अंदर एक और संकल्प लिया गया था कि भैया मध्य प्रदेश में जितने भी ग्रामीण घर हैं, मतलब गांव देहातों में जितने भी घर हैं, उन सभी घरों में 100%, मतलब सभी घरों में हमको पेयजल यानी कि पीने का पानी पहुंचाना है, ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है। तो उसके लिए कब तक ये काम करने का फैसला लिया गया था कि मध्य प्रदेश के सारे गांव देहात के घरों में ड्रिंकिंग वाटर, मतलब हर घर में पेयजल होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, नल खोलें तो ऐसा पानी निकले हम उसको डायरेक्टली पी सकें। तो ये कब तक करने के लिए वादा किया गया था? 2024, 23, 25, 30। दोस्तों जो इसमें आंसर है, हो सकता है व्यक्ति 2023 पर टिक लगा दे क्योंकि इसकी अंतिम तिथि 2023 तक मानी जाती है, लेकिन ये जो टारगेट लिया गया था वो 2024 के अंत तक लिया गया था। दोस्तों आप परिस्थिति सोचो, एक से एक सरकार को जनता चुन रही है, लेकिन आज भी देखो ये नेता लोग हमसे वोट किस वादे पर मांगते हैं? हमसे वोट इस वादे पर मांगते हैं कि हम आपके घरों में पीने का पानी पहुंचा देंगे। मतलब सोचो, इतनी खराब परिस्थिति है इस समय देश की, या इस समय क्या हर सरकार के समय पर, यार हर सरकार के समय पर। मतलब आपको आज के जमाने पर जहां पर आप 5G 6G की बात करते हो, वहां पर आज भी आप वोट किस वादे पर मांगते हो कि हम आपके घर पे। तो ये तो भैया परिस्थिति है, तो बड़े खराब और नासाज हालात इस समय चल रहे हैं, लेकिन सरकार तो देखो फिर भी कह रही है मध्य प्रदेश के हर गांव तक 100% 100% पूरे वादे के साथ पीने का पानी पहुंच जाएगा। कब? 2024 के अंत तक। 2024 खत्म होगी तब देखेंगे तब क्या निर्णय निकल के आ रहा है। ठीक है, चलो तो ये आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पे देखो, अगला क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है, ये क्वेश्चन तो खैर पुरानी खबर है, आपने काफी सुना होगा, लेकिन इस पे जोर डाला गया था उस पीडीएफ के अंदर, तो मैंने इसको वापस से उठाया है कि ओमकारेश्वर डैम पर, जो कि कहां पर आता है, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है ओमकारेश्वर डैम, तो वहां पर तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। पहले भी हम सुने हैं, एमपीपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इसकी क्षमता कितनी रखी जा रही है? 1000 मेगावाट, 800 मेगावाट, 600 मेगावाट या फिर मात्र 400 मेगावाट? यहां पर ये 400 लिखा हुआ है, तो आप सही आंसर चुने। जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर बांध के ऊपर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और ओमकारेश्वर बांध खुद कौन सी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखेंगे। ये ओमकारेश्वर डैम है, ओमकारेश्वर की बात नहीं हो रही कि आप कंफ्यूज हो फिर वो नर्मदा नदी का नाम सुन के। ठीक है, अच्छा आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। ओके, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 के इस रोड मैप के अंदर सरकार ने एक मुहिम चालू करी है कि जो भी नागरिक पेड़ पौधे लगाएगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएगा उसको सरकार की तरफ से एक जो है अवार्ड दिया जाएगा। तो अवार्ड की बात तो अभी हम करेंगे, लेकिन इस मिशन का नाम क्या रखा है सरकार ने, जिस मिशन के अंदर नागरिकों से वो लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की बात करवा रहे हैं? तो इस मिशन का नाम क्या है? मिशन रोपण, मिशन जीवन, मिशन प्राण वायु या फिर मिशन अंकुर? तो दोस्तों जो इसमें सही उत्तर है, आप भी अपने मन में सोच लीजिए, इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों, जी हां वो है मिशन अंकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जहां पर नागरिक लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे जो है वो लगा सके। अब इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पहलू और दिखाता हूं मैं आपको। ये मैंने अगले क्वेश्चन में यहां पर जो है कवर किया हुआ है। ये क्या कहता है कि जो मिशन अंकुर है, जहां पर नागरिक लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जो भी नागरिक सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाएगा उसको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? अवार्ड के नाम सुनिए, प्राण वायु अवार्ड,
जिम्मेदार नागरिक अवार्ड, वृक्षारोपण अवार्ड या फिर जीवन अवार्ड? तो दोस्तों जो इसमें सही आंसर है, कंफ्यूजन हो सकता है यहां पर डेफिनेटली, लेकिन जो सही आंसर है वो है प्राणवायु। पेड़ पौधे ज्यादा लगेंगे तभी तो वायु उत्पन्न होगी, तो प्राणवायु अवार्ड दिया जाएगा उस नागरिक को, उस सिटीजन को जो ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ पौधे लगाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जो है प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का जो भी कामकाज किया जा रहा है उसको हम चेक कहां पर कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, कौन से पोर्टल पे चेक कर सकते हैं? तो कौन सा पोर्टल बनाया है जहां पर हम इस रोड मैप के कामकाज को देख सकें, उसकी जांच कर सकें? तो ये वेबसाइट्स के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, एक तो यही नाम लिखा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। फिर एक आत्मनिर्भर.mp.gov.in है, फिर एक है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश.gov.in, फिर है mp आत्मनिर्भर.gov.in। सारे कंफ्यूजन है। जो सही आंसर है दोस्तों वो सिंपल सादा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भर mp.gov.in, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लेट्स सी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये जो शब्द है ना स्टीम, इसका मतलब क्या है? और ये स्टीम शब्द का जो मतलब है ये कहीं ना कहीं शिक्षा यानी कि लर्निंग से जुड़ा हुआ है, और इस शब्द का जो उपयोग है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 के रोड मैप के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए एक दफा। मैं आपको कुछ सेकंड्स का समय देता हूं कि आपको स्टीम का इसमें सही ऑप्शन क्या दिख रहा है। क्या ये दिख रहा है सिस्टमैटिक, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशन एंड मैनेजमेंट? ये भी दोस्तों फुल फॉर्म इंग्लिश में ही आएगा क्योंकि इंग्लिश का ही वर्ड है। पीडीएफ में जो सरकार ने लॉन्च करी है उसमें भी इंग्लिश में ही दे रखा है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जो इसका सही आंसर है वो क्या है। जो इसका सही आंसर है वो है ये, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। यानी कि सरकार कोई सी भी फील्ड को छोड़ नहीं रही है, हर फील्ड में विकास करने की बात कर रही है। ठीक है, तो स्टीम का ये फुल फॉर्म आपने यहां पर देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यहां पर इन्होंने एक और शब्द दिया हुआ है TEIS। इसका संबंध किससे है? क्या इसका मतलब ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, या फिर टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, या फिर टीचिंग इंजीनियरिंग इन स्कूल्स है, या फिर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है? इसका फुल फॉर्म भी इंग्लिश में ही आएगा, शब्द भी इंग्लिश में ही है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, TEIS। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सिमोंक एंड बिमोंक। सिमोंक और बिमोंक ये जो फैसिलिटीज हैं इनका संबंध किससे है? ये शब्द भी उस पीडीएफ में यूज हुए थे, इसीलिए मैंने जानबूझ के वहां से इसको निकाला है। क्या इसका संबंध मेडिकल यानी कि चिकित्सा से है, या फिर इसका संबंध टीचिंग यानी कि शिक्षण से है, या फिर इसका संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना से है, या फिर इसका संबंध रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी से है? पढ़ा नहीं है तो अच्छा खासा आपको कंफ्यूज ये कर सकता है। दोस्तों इन दोनों शब्दों का जो मतलब है वो मेडिकल यानी कि चिकित्सा से संबंधित है, जहां पर इस बी का मतलब होता है बेसिक, और ये सी जो आपको यहां पर दिख रहा है इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। बेसिक का मतलब होता है एक बेसिक लेवल पे किसी चीज को चलाना, और कॉम्प्रिहेंसिव का तरीका का मतलब होता है किसी भी चीज को थोड़ा सा डिटेल में चलाना। तो ये बेसिकली होता क्या है? यहां पर जो आपको EM दिख रहा है ना, EM का मतलब बेसिकली है इमरजेंसी। जो O दिख रहा है इसका मतलब है ऑब्स्टेट्रिक, और फिर उसके बाद है ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूबॉर्न केयर। ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूबॉर्न केयर, ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूबॉर्न केयर। बेसिकली होता क्या है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और उनकी डिलीवरी के दौरान जो कोई समस्या ना आ जाए तो उसके लिए ये सुविधाएं बनाई जाती हैं, जहां पर एक आपने देखा होगा एक नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी को कहां पर संभव किया जा सकता है?
बेसिक वाली इस फैसिलिटी में यानी कि बीमोंक में। लेकिन अगर सीजर वाली सर्जरी है, मतलब सर्जरी करके बच्चे को डिलीवर करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमको थोड़ा डिटेल्ड लेवल की फैसिलिटी चाहिए, थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी चाहिए, तो तब हम ये वाली फैसिलिटी यूज करते हैं सीमोंक। तो आई होप कि एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इन दोनों का संबंध किससे है दोस्तों? मेडिकल से संबंध है इन दोनों का। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरी पीडीएफ में कुछ नहीं छोड़ा बॉस, हमने सब उठा के डाला है जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट, सब कुछ नहीं, सब कुछ करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब दोस्तों देखो, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 के रोड मैप के अंदर 8वीं क्लास के बच्चों को और 10वीं क्लास के बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए, तकनीकी शिक्षा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तकनीक स्कूल से, आईटी भविष्य है, या फिर आईटीआई चले हम, या फिर बाल तकनीक अभियान। तो दोस्तों जो इसमें सही उत्तर है वो है आईटीआई चले हम। जी हां, आईटीआई चले हम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बच्चों को सिखाया जाएगा। जो बच्चा 8वीं क्लास में इस कोर्स को कर लेगा, उसको यह माना जाएगा कि वो 10वीं पास हो चुका है, और जो 10वीं क्लास के बाद इस कोर्स को कर लेगा, उसको यह माना जाएगा कि वो 12वीं पास कर चुका है। जी हां, मतलब 2 साल का एक तरीके से डिप्लोमा दिया जा रहा है। ओके, तो आईटीआई चलें हम, आईटीआई चलें हम योजना का नाम है। आगे देखते हैं क्यूएलसी का मतलब क्या होता है। क्यूएलसी ये भी उस पीडीएफ में डिस्कस किया गया था। क्यूएलसी का मतलब क्या है? क्वालिटी लिटरेसी करिकुलम। करिकुलम का मतलब होता है कोई भी टाइम टेबल टाइप की जो चीज बनाई जाती है। क्वालिटी लर्निंग करिकुलम, क्वालिटी लिटरेट सेंटर, या फिर क्वालिटी लर्निंग सेंटर। तो दोस्तों आप मेरे ख्याल से पता लगा ही लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वालिटी लर्निंग सेंटर को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं क्यूएलसी। और मध्य प्रदेश की सरकार बहुत सारे क्वालिटी लर्निंग सेंटर बनाना चाहती है, स्कूलों के अंदर बनाना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन जो है बच्चों को दी जा सके। तो क्यूएलसी का मतलब क्या हो गया? क्वालिटी लर्निंग सेंटर। उसके बाद एक और चीज कही गई है कि सीएसआर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित, ये शब्द का मतलब क्या है? सीएसआर। एक बार आप देख लीजिए, बड़े बड़े शब्द हैं इसमें, एक बार पढ़ लीजिए कुछ सेकंड्स लेके, वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शंस को पढ़िएगा, और उसके बाद अगर हम देखें सीएसआर तो मतलब फुल फॉर्म कहीं ना कहीं काय से स्टार्ट होगी? सी से स्टार्ट होगी। यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी लिखा हुआ है, यहां पर भी सी लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन यहां पर एक गेम है, जो शब्द यहां पर ग्लोबल से चालू हो रहा है वो जो है सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल, कॉम्पिटिटिवनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस। आगे शब्द लिखा हुआ है ग्लोबल। ये इसमें गेम है तगड़ा वाला। इसको जब मैंने देखा तो मैंने 2 बार देखा, मैंने कहा ये कैसे, जी से कैसे स्टार्ट है? तो वो यहाँ पर ग्लोबल को इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये जो सही फुल फॉर्म है इसकी वो यही वाली है। ठीक है, ग्लोबल, कॉम्पिटिटिवनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों हमारा। ये क्या क्वेश्चन कहता है? पैक्स। ये भैया वो वाला पैग नहीं है, हाँ, कंट्रोल। ये पैक्स का मतलब क्या है, और ये पैक्स का संदर्भ किससे है? एग्रीकल्चर से संबंधित ये कोई शब्द है। वीडियो को पॉज करो, एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लो। करो, अभी पॉज करो, तुरंत करो, फटाफट अभी वीडियो पॉज करो, सारे ऑप्शन पढ़ो। पढ़ लिए? चलो ठीक है। उसके बाद देखो क्या है भैया, पैक्स का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर से संबंधित है, सारे इसमें एग्रीकल्चर वाले ही संबंधित हैं। यहां पर देखो सी का मतलब है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन, उधार। तो क्रेडिट वाले कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है। एस का मतलब है सोसाइटी, तो मिल गया अपने को सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये जो है इसका सही फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है केवीके। केवीके इसका फुल फॉर्म क्या है? यह भी एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। इसका देखो, कृषक विक्रेता केंद्र, कृषि व्यापक कल्याण, कृषक विद्या केंद्र, या फिर कृषि विद्या केंद्र। तो दोस्तों जो इसमें सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृषि विद्या केंद्र। कृषि से संबंधित विद्या देने वाले कुछ केंद्र बनाए गए हैं ताकि किसानों को हेल्प हो सके। तो कृषि विद्या केंद्र, केवीकेज, ज्यादा से ज्यादा कृषि विद्या केंद्र बनाए जाएं ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है दी जा सके। उसके बाद दोस्तों एक इंस्टीट्यूट का यहां पे नाम चल रहा था, ऐसे एमपीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेसिकली एक तरीके का एनआईटी का ही कैंपस है, बड़ा मुश्किल एडमिशन होता है इसमें। तो आखिर ये लोकेटेड कहां पर है? ऐसे प्रश्न कई बार आपने एमपीपीएससी में देखे हैं, जिसको नहीं पता है वो कंफ्यूज हो सकता है।
भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर। तो दोस्तों जो ये कहां पर लोकेटेड है, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये लोकेटेड है भोपाल में। बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है और लास्ट ईयर आपको पता है इसका प्लेसमेंट पैकेज कितना गया था, 82 लाख रुपीज। शायद मैं समझता हूं शायद अमेजोन ने दिया था, जहां तक मुझे याद है। बहुत ही बेहतरीन, एक नंबर। ठीक है, कहां पर है, भोपाल में है दोस्तों। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन हमको दे रखा है। आगे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर बोलते हैं एम सेंड का मतलब क्या होता है। यह भी बहुत अच्छा शब्द है, यह भी उस पीडीएफ में यूज किया था, गवर्नमेंट वाली पीडीएफ में। एम सेंड का मतलब क्या है, मिक्स्ड सेंड, मॉडिफाइड सेंड, मटेरियल सेंड या फिर मैन्युफैक्चर्ड सेंड। अरे यार सारे ऑप्शन पिछले 3-4 प्रश्नों में देख रहा हूं ऑप्शन नंबर डी ही सही निकल रहा है। जी हाँ, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों सही है, मैन्युफैक्चर्ड सेंड। अब ये समझो, हम रेत जो होता है, जो सेंड होती है, उसको कहां से निकालते हैं, नदी के तल से निकालते हैं। अब आप ज्यादा रेत खींच लोगे वहां से तो नदी का जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया है, अब सेंड तो लेकिन चाहिए, इमारत बनानी है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो इसलिए क्या किया है, ये जो एम सेंड होती है ना, इसके नाम में मैन्युफैक्चर्ड सेंड, मतलब इस सेंड को बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, जो ग्रेनाइट पत्थर होता है ना अपना, ग्रेनाइट पत्थर का जो पाउडर है उसको चूरा कर करके हम ये वाली सेंड बनाएंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है एम सेंड। ग्रेनाइट से बनती, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, खनिज वगैरह के, मिनरल्स वगैरह के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है आपसे एमपीपीएससी के अंदर। उसके बाद पूछता है, ये मैं समझता हूं ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन ही है दोस्तों। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, यानी कि हमारे लिए, ये इनफॉर्मल सेक्टर में है तो बेरोजगार ही हैं। जब तक सरकारी नौकरी ना करो या किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी, बड़ी कंपनी में नौकरी ना करो, तो घर वाले बेरोजगारी समझते हैं, अनएम्प्लॉयड ही समझते हैं। तो उसके लिए अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या जो है निकाली है एमपी गवर्नमेंट ने, पोर्टल कौन सा निकाला है, उन्नति, रोजगार सेतु, रोजगार बाजार या रोजगार निर्माण। तो दोस्तों उन्नति तो शायद दिल्ली वालों ने निकाला था, दिल्ली की गवर्नमेंट ने। तो रोजगार सेतु दोस्तों जो है यहां पर सही आंसर है। मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार सेतु नाम का एक पोर्टल, पोर्टल मतलब होता है वेबसाइट, कहीं भी शब्द मिले आपको पोर्टल तो समझ जाओ वेबसाइट, जहां पर जो युवा हैं वो अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और उनको नौकरी वाले वहां से उनकी डिटेल्स देख के सीधे उनसे संपर्क बिठा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है ये होता है समाप्त। मुझे बताइएगा कैसा लगा आज का आपको ये लेक्चर। और ये सीरीज एकदम धमाधम बेमिसाल चल रही है, 9 लेक्चर इस सीरीज में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ठीक है, तो सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठाइए। और वंस अगेन जाने से पहले यही कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में ऐप डाउनलोड करने की लिंक दे रखी है, वहां से ऐप डाउनलोड करो और वहां पर ये कोर्स आपका इंतजार कर रहा है। इस तरीके से बढ़िया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे घर बैठे बैठे यहाँ की ऑफलाइन क्लासेस का आनंद उठाइए। ठीक है, और जी हाँ, प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।